प्रीलिम्स का सिलेबस देखते हैं तो उसमें जनरल साइंस, उसके सिलेबस में क्या लिखा है, जनरल साइंस। और मेंस में जाएंगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो दोनों में डिफरेंस है सिलेबस में, लेकिन प्रश्नों का इधर उधर जो है आना लगा रहता है। कभी कभी जनरल साइंस जैसा कोई क्वेश्चन जो है मेंस में एकाध बन सकता है, एकाध बन सकता है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा प्रश्न नहीं हो सकते, लेकिन एक प्रश्न ऐसा हो सकता है जो जनरल साइंस को छूता हुआ हो। और इधर प्रीलिम्स में 3 से 4 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, जिनको हम करंट में मानेंगे। कई बार इकोनॉमिक्स का प्रश्न होता है, लेकिन वो भी साइंस टेक का हमको महसूस होता है। जैसे कोई सरकार की इकोनॉमिक्स की योजना है, सरकार में जो योजनाएं होती है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली, सामाजिक आर्थिक विकास की जो योजनाएं हैं, उनको चलाने के लिए कोई ऐप आया है या कोई ऐसी योजना है जिसमें उपग्रह का, सैटेलाइट का उपयोग होना है, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई स्कीम है, जैसे आधार के लिए हम बायोमेट्रिक की बात करते हैं। तो कई बार डीएनए बिल जो है पॉलिटी का विषय हो सकता है कि अब वो बिल आया हुआ है, वो एक्ट बनने जा रहा है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बिल। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो शर्तें होंगी और वो जो उसकी प्रोज कॉन्स होंगे और उसके लिए जो चैलेंजेस होंगे, उसके लिए फिर हम लोगों को वहीं चले जाना पड़ेगा टेक्नोलॉजी में। तो कई बार ऐसा लगता है कि वो कोई दूसरे सब्जेक्ट को पूछते पूछते साइंस टेक्नोलॉजी पूछ बैठता है। तो हम लोग अगर ऐसे आइसोलेट करें कि प्योर साइंस टेक्नोलॉजी के कौन कौन से क्वेश्चंस थे, तो उसमें दिक्कत आती है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाएगा, फिर सेकंड पेपर में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाएगा, और थर्ड में भी आ जाएगा, और हो सकता है कभी एथिक्स वाले में भी आ जाए, जब हम आईटी की बात करें, सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें। कई बार हम आर्थिक नैतिकता की बात करें तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी तक जाएंगे, फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तक जाएंगे, फिर हम उसमें आ जाएंगे। फिर कभी हम ऐसे लिखेंगे, या फिर फोर्थ पेपर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और उन चीज़ों को प्रशासन में क्या उपयोग है, क्या हम ई गवर्नेंस में इन चीज़ों का कहाँ उपयोग कर सकते हैं, तो फिर वापस वो वहाँ जा कर के फिर साइंस टेक्नोलॉजी आ जाएगा। तो अगर ये मान के चलना कि सिविल सर्विसेज की थर्ड पेपर में, मेंस के थर्ड पेपर में, एग्ज़ाम के थर्ड पेपर में जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिया हुआ है तो वहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग है, मुझे लगता है ये गलत है, ये मानना हमारा गलत है। कहीं पर भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इश्यूज़ में उसका ज्ञान आप बता सकते हैं। तो ये बड़ा बृहद विषय है, इसको आप ग्रेटर आइडिया के तौर पर ही अपने पास रखें। अब स्पेशलाइज क्वेश्चन है वो 2 से 3 है बस, ज़्यादा नहीं, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। लेकिन हमने इतना सारा आपको पढ़ाया, वो एंगल देने का कारण ये था कि उसको आप पॉलिटी के उस हिस्से में भी ले जा सकें, और उसको आप इकोनॉमी में भी ले जा सकें, उसको आप एथिक्स में भी ला सकें, ऐसे में भी बोल सकें। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ये टूल है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या हुआ, टूल हुआ। एक और चीज़ मैं एथिक्स में आपके उसमें जोड़ना चाह रहा था। जब कभी मैं सीनियर से बात करता हूँ और कई जगह बैठने की बात आती है, तो इस समय में ऐसी चर्चाएं चल पड़ती है। तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में कुछ कलेक्टर्स को बहुत स्पीड से बदला गया, बड़ी भारी मात्रा में तबादले हुए, देखे ना आपने तबादले पुलिस के। और इनमें से कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, वो एक्सट्रीम लेवल पे जाकर के काम कर रहे थे। तो जब मैं यूपीएससी के और इनके इंटरव्यू लेने वालों से भी कभी कभी बात होती है, जो इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं, ऐसे लोगों से भी कभी चर्चा होती है, तो जब मैं बात करता हूं कि आदर्शों की कमी है या सेंसिटिविटी की कमी है, जैसे मैं बार बार शिकायत करते रहता हूं, तो कुछ लोग ओवर सेंसिटिव भी हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हटके है, लेकिन ये विषय चर्चा करना ज़रूरी है। तो ओवर सेंसिटिव कैसे हो जाते हैं कि उनका मानना ये रहता है कि हमारे समय में भ्रष्टाचार बिल्कुल जीरो रहेगा। अच्छी बात है, हार्डलाइनर होना बहुत अच्छी बात है कि आप हार्डलाइनर हो जाएं, कि मेरे समय में मैं भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप अपने समय में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। लेकिन जो व्यवस्था है, जो सरकार है और नेता जो है, वो इसको पसंद नहीं करते, और उसका नुकसान क्या होता है, आपको हटा दिया जाता है। और आप जब हट जाते हैं वहाँ से, तो फिर क्या होगा, फिर ऐसे व्यक्ति को लाया जाता है जो मिनिमम भ्रष्टाचार करता है 50%, यानी उस स्थान पे अब 50% भ्रष्टाचार हुआ करेगा। तो मुझे लगता है कि आप 90% तक भ्रष्टाचार को कंट्रोल कर सकते थे अगर वहाँ रहते तो 40% का नुकसान हो गया।
अब कितना होगा 50%, और आप बिठा दिए जाओगे मंत्रालय में। अब वो सब मंत्रालय में बिठा दिए गए, कई अच्छे ऑफिसर भी हैं और कई ऐसे ऑफिसर बिठा दिए गए जो वाकई में गड़बड़ थे, लगे हुए थे, और अब उनको सही आदमी को अब बिठा दिया गया। दोनों तरह की बात हुई है, कई अच्छे ऑफिसर को यहाँ बुला लिया गया है और कई खराब को बुला लिया गया है, दोनों तरह की चीज हुई है। लेकिन ये कब होता है? ये एक्सट्रीमिज्म से होता है। अब मोदी जी ने कहा बोले मैं ब्लैक मनी जो है बिल्कुल नहीं होने दूंगा, तो डिमोनेटाइजेशन कर दिया, ये कर दिया, तो उससे क्या हुआ? 100% बंद करने जो भी आ जाएगा ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। इसका मतलब ये है कि हम, जो परम पूज्य गुरुदेव का एक वाक्य है, अपने लिए कठोरता और दूसरों के लिए उदारता, यानी हम अपने लिए हार्डलाइनर रहें। एक्सट्रीमिज्म लेके आना है तो आप अपने लिए, खुद के लिए लेके आइए कि मैं ईमानदार रहूंगा, लेकिन मैं सबको ईमानदार बना करके ही मानूंगा। जब आप ये करने जाते हैं तो फिर आप किसी को ईमानदार नहीं बना पाते, फिर आप खुद ही ठिकाने लग जाते हैं। देखा आपने? तो आप व्यक्तिगत ईमानदारी का पक्ष ले सकते हैं, लेकिन सामूहिक कलेक्टिव जो ऑनेस्टी है वो ऐसे नहीं आती, वो व्यवस्था में और समाज में बदलाव के साथ आएगी। तो क्या होता है कि जैसे किसी जिले को कोई किसी योजना में पैसा मिलने वाला है सरकार से, और वहां देख लेंगे अरे ये आदमी बैठा हुआ है, ये हमको कुछ देगा नहीं, कहीं कुछ नहीं होगा, तो क्या नुकसान हो जाएगा? वो पड़ोसी जिले को मिल जाएगा। आप जिस जिले में नियुक्त हो, आपके जिले को पैसा मिलेगा ही नहीं, तो जो डेवलपमेंट का काम है, वहाँ की जो जनता है वो वंचित रह जाएगी उस चीज़ से। ये कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद समझ में आएगी आपको, इतनी आसानी से नहीं आएगी। लेकिन आप अपने लिए तो ईमानदार रहें, कठोरता बरतें, खुद को कभी भ्रष्ट न होने दें और भ्रष्टाचार के दलदल में न जाने दें, लेकिन व्यवस्था में हस्तक्षेप 90% तक ही करें, 10% गुंजाइश छोड़नी पड़ेगी आपको। अगर व्यवस्था में आप 100% करने लग जाएंगे तो आप उसी दिन हटा दिए जाएंगे, उसी दिन आपको हटा दिया जाएगा। और हटा दिया गया तो नुकसान क्या हुआ? अब नया आदमी आया, वो 50% तक करप्शन करेगा तो 50% ही फेयर रह पाएगा, जबकि आप 90% फेयर रख सकते थे। कुछ समझ में आ रहा है? तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमको नेताओं को संतुष्ट करते रहना है, हमको नेताओं को ये मैसेज तो देना चाहिए। क्या देना चाहिए? कि हम भ्रष्ट नहीं हैं और हम आपको भी भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे। लेकिन आप अगर वहां टांग अड़ाएंगे तो फिर आपको हटा दिया जाएगा। जब तक कि हम जैसे लोगों की सिविल सर्विसेज में हम जैसे लोग नहीं पहुंच जाते बहुत ज्यादा, आप लोगों में से अगर बहुत ज्यादा लोग वहां पहुंच गए, 90% लोग वहां पहुंच गए, तो फिर वो हटाएंगे और नया आदमी जो जाएगा वो भी अच्छा होगा, वो भी करप्शन नहीं होने देगा, तब तो ठीक है। लेकिन उनके पास वो लोग अवेलेबल हैं, कौन से? करप्शन करने वाले। अभी थोड़ी रणनीति पूर्वक काम करना पड़ेगा। एथिक्स वाले पेपर के हिसाब से बात समझ में आ रही है? एथिक्स वाले पेपर में भी आपको बहुत सारी चीजें जो है समझदारी के साथ लिखनी पड़ेगी, क्योंकि आप, और क्या बताया था? पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, वो बताया था। अगर एब्सोल्यूट पावर हो जाएगा तो फिर आपके पुलिस वाले खाने लग जाएंगे। पुलिस वाले कब पैसा खाते हैं? जब पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाता है चीजों पे। पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दीजिए, फिर वो कहेंगे ये होता नहीं है और तुम कैसे कर रहे हो? तो पहले जहां वो 1500 रुपए लेते थे, अब 2000 रुपए लेंगे, 5000 रुपए लेंगे। अरे ये तो हो ही नहीं सकता, कलेक्टर साहब को पता चलेगा तो तुमको मार डालेंगे, तुमको जेल में डाल देंगे, ये चीज संभव नहीं। तो जितने आप तानाशाह टाइप बनोगे, जितने आप डिक्टेटर बनोगे, जितने आप खतरनाक बनोगे और जितने प्रतिबंध डालोगे और जितने एक्सक्लूसिव पावर और एब्सोल्यूट पावर लेके आओगे और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करोगे, उतनी समस्याएं खड़ी होंगी, उतना पुलिस वालों को और इंस्पेक्टर टाइप के जो लोग होते हैं, इंस्पेक्टर राज जिसको बोलते हैं, जहाँ निरीक्षण करने के लिए लोग जा सकते हैं, लोग निरीक्षण करेंगे, अनावश्यक निरीक्षण करेंगे, घरों में घुसेंगे और लोगों को परेशान करेंगे, क्योंकि ये हमारी जनता है, ये भी हमारी जनता है। क्योंकि वो प्रशासन में कौन लोग आ गए? वो उसी मानसिकता के लोग आ गए। तो करप्शन बढ़ाते हैं हम लोग, करप्शन घटाते नहीं है। जब हम 100% करप्शन रोकने की बात करते हैं, ऐसे समय में हम करप्शन को बढ़ा देते हैं। इसलिए इंस्पेक्टर राज की समाप्ति की बात की जाती है। बड़ी उल्टी सी बात लग रही होगी,
लेकिन समझ में थोड़ी सी देर से आती है। तो नए नए लोग जो प्रशासन में जाते हैं, यंग बिल्कुल ब्लड, और वो जब आईएएस बनता है तो वो बिल्कुल एकदम तय कर लेता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और वो जब वो ऐसा करने लगता है तो उसको 1 आध महीना 2 महीना झेलते हैं वो लोग, फिर उसको यहाँ मंत्रालय में बाबू बना के बिठा देते हैं। वो तुम्हारा बहुत दिमाग चलता है, तुम यहाँ बैठ जाओ, ठीक है। उसके बजाय मैंने वो लोग सक्सेस देखे हैं जो खुद ईमानदार बने रहते हैं, काफ़ी हद तक भ्रष्टाचार को नहीं होने देते, और जहाँ उनकी पहुँच नहीं होती वहाँ हस्तक्षेप वो करते नहीं, और 90% तक वो ईमानदारी से काम को करवाते हैं चीज़ों को। मुझे लगता है ये ज़्यादा बेटर तरीका है, क्योंकि करप्शन होगा। अभी हमारे समाज में उसको मान्यता मिली हुई है, सामाजिक मान्यता समाप्त करनी पड़ेगी। समाज में लोगों को असहयोग करना पड़ेगा, इसके लिए सविनय अवज्ञा करनी पड़ेगी, वही गांधी के सिद्धांतों पर चलना पड़ेगा और पूरा माहौल बनाना पड़ेगा। उसके बाद ही, इसीलिए आप देखते हो कि अधिकांश जगह जो शराबबंदी हुई है, पूर्ण शराबबंदी, वो भी उतनी सफल नहीं है। चोरी छुपे बहुत महंगी शराब मिलती है और फिर जहरीली शराब भी मिलने लग जाती है। तो पूर्ण शराबबंदी से पहले भी एक माहौल बनाना पड़ेगा। तो इसलिए सरकारें ये कदम कई बार नहीं उठाती, तो उसके पीछे एक कारण और ये भी है, क्योंकि फिर ब्लैक मार्केटिंग बहुत बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि आप गुजरात में और बिहार में शराब नहीं देखेंगे, शराब वहाँ आज भी मौजूद है। तो पूर्णतः 100% जो बंद करने की कोशिश जो होती है, उसमें कितना फेल्यूर सामने आता है, आपने डिमोनेटाइजेशन में देखा है कि हम बिल्कुल ब्लैक मनी को बिल्कुल बंद कर देंगे। कैसे बंद कर देंगे? ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे। तो क्या कर पाए हम लोग? कुछ नहीं कर पाए, बल्कि हमने उन दिनों में ज़्यादा गड़बड़ देखी। जितना भी ब्लैक मनी था वो सफ़ेद हो गया डिमोनेटाइजेशन की आड़ में। जो ब्लैक मनी था, नकली नोट थे, वो सब खप गए उसमें, और बल्कि उनको नए नोट मिल गए और अच्छे मिल गए, और वो वाइट मनी बन गया और वो मेन स्ट्रीम में आ गया, मुख्य धारा में आ गया। तो ये नुकसान हो गया उसका। तो अति सर्वत्र वर्जित। एक्सट्रीमिज्म मैंने कहा ना, हर जगह बुरा है, तो एथिक्स में बुरा नहीं है। इसलिए आचार्य जी ने बहुत अच्छा कोटेशन लिखा है, अपने लिए कठोरता, दूसरों के लिए उदारता। आप अपने प्रति चाहे जितना कठोर बन जाइए, लेकिन दूसरों के प्रति भी अगर उतने ही कठोर बनेंगे तो समस्याएं जो कि त्यों रहेंगी, बल्कि बढ़ भी सकती। क्योंकि समाज है, हम किसी इंस्ट्रूमेंट को ठीक नहीं करने जा रहे, हम किसी मशीन के साथ व्यवहार नहीं कर रहे, बल्कि जीवित मनुष्यों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। और उनके मानव मन है और मस्तिष्क है, और मानव और मन के साथ उनकी कमजोरियां भी है और बुराइयां भी है। इसलिए कई बार ऐसे लोगों को पनिश भी कर दिया जाता है जो ज़्यादा अच्छे से सख्ती से व्यवस्थाएं चलाते हैं, उनको चुनाव हारना भी पड़ जाता है। यहाँ तो प्रशासन के मामले में क्या होता है, उसको मंत्रालय में लाके बिठा देंगे, और जो इलेक्शन में होंगे वो लोग, ऐसे लोग इलेक्शन में जाएंगे तो उनको पब्लिक पसंद नहीं करेगी, उनको कहेंगे वो सख्त आदमी, इतना तेज आदमी हमको ज़रूरत नहीं है, इतना आदर्श आदमी की हमको ज़रूरत नहीं है। मेरे चुनाव हारने का कारण भी यही था, क्योंकि हमने जो कंडीशन डाली थी वो बहुत एक्सट्रीम थी, और हम बोल रहे थे हम बहुत ज़बरदस्त सख्ती कर देंगे। तो उन लोगों को जो करप्शन करके काम चला लेते हैं, करप्शन से जिनका काम हो जाता है, लोग चाहते हैं उनका काम हो जाए, उनको लाइन में न लगना पड़े, पैसे दे के काम हो जाए, किसी को बोल के काम हो जाए। ऐसा व्यक्ति उनको नहीं चाहिए। इसलिए ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू में भी पूरी तरह से क्रांतिकारी उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। इंटरव्यू में जो लोग रिवोल्टी टाइप के दिखाई देते हैं और ऐसे दिखाई देते हैं जो जिनके आंसर बहुत क्रांतिकारी हों, वो पसंद नहीं किए जाते। आप कहेंगे मैं अगर किसी जिले का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन गया है ना, मैं पूरे जिले को बदल के रख दूंगा, पूरा शीर्षासन करा दूंगा उसको पूरा, और एक भी व्यक्ति वहाँ बदमाश बच नहीं पाएगा। फिर देखिए आपको वो नंबर कितने देता है, आप मार्कशीट में देख लेना। आपको बड़ा व्यावहारिक आंसर देना पड़ता है, इस टाइप का एक्सट्रीम लेवल पे जाकर के आंसर नहीं देना है, ना मेंस में देना है ना। हाँ, तो फिर किस में? सत्यनिष्ठा के मामले में, जैसे मैं कहता हूँ कि ईमानदारी में कोई संदेह नहीं होता है, तो हमारे लिए संदेह नहीं होता, यानी हम इस सत्यनिष्ठ बने रहेंगे, ईमानदार बने रहेंगे। लेकिन अगर आप अपनी पोस्ट ही खो देंगे वहाँ, तो कई लोग सोचते हैं कि ट्रांसफ़र के डर से और उस डर से आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो,
मतलब बुरे लोगों का साथ दे रहे हो तो वो भी नहीं देना है। लेकिन वो लोग भी जानते हैं कि इस व्यक्ति की क्या मजबूरियां हैं और ये क्यों यहाँ आया है और किस पोस्ट पे काम कर रहा है, वो लोग समझते हैं उस चीज़ को। लेकिन जब आप बिल्कुल रास्ता बंद कर देंगे, बिल्कुल ही, तो फिर आप हटा दिए जाएंगे। इसलिए चाणक्य का एक बहुत अच्छा कथन है कि जो एकदम सीधे पेड़ होते हैं वो भी काट दिए जाते हैं, क्योंकि उनकी बल्लियाँ अच्छी बनती है, उनको घरों में पिलर के तौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं। और एकदम टेढ़े मेढ़े होते हैं जो लोगों के रास्ते में आते हैं, वो भी काट दिए जाते हैं, क्योंकि वो रास्ता रोक रहे थे, टेढ़े मेढ़े हो गए, लटक गए, रास्ते तक लटके हुए। अब कोई आदमी जाए तो कैसे जाए, तो उसको रास्ता बनाने के लिए काटा जाता है। लेकिन जो न सीधे होते हैं, न टेढ़े मेढ़े होते हैं, बीच के होते हैं, अलग ही तरह के होते हैं, मुझे लगता है उस तरह के एडमिनिस्ट्रेटर रहने की जरूरत है। ठीक है, न सीधे रहो न टेढ़े मेढ़े रहो, बल्कि इस तरह से रहो कि किसी के समझ में ना आए कि ये है क्या, है ना। तो मुझे लगता है ये एक रणनीति के तौर पे काम कर सकते हैं। ये बात लिखने की नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए है, लाइफ में समझने के लिए। चाणक्य वाली सब बातों को लिख नहीं सकते, चाणक्य के समय में नियम नहीं थे। अभी मैं एक बिल के बारे में बात कर रहा था कि इस प्रकार से अंतरिक्ष के बिल होते हैं, जैसे स्पेस बिल है, अंतरिक्ष बिल, स्पेस एक्टिविटीज बिल 2017। बड़ी अजीब चीज लगती है कि स्पेस की एक्टिविटीज का भी कोई बिल हो सकता है। कैसे? अंतरिक्ष की गतिविधियों का बिल, विधेयक कैसे होगा? अब अंतरिक्ष में गतिविधि होती है, आपने देखा हमने कसाब को फांसी पे टांग दिया, या ऐसा ही कोई और आदमी हमको मिल जाए जो अंतर्राष्ट्रीय किसी दूसरे देश का नागरिक है, लेकिन अगर हमारे कानून के हिसाब से ठीक नहीं है तो उसको हम डाल देते हैं, जेल में डाल देते हैं और फांसी पे टांग देते हैं। क्यों? क्योंकि जब कभी भी जनता मिलकर के कोई सरकार चुनती है और फिर उससे पार्लियामेंट बनती है और इस तरह की कोई संस्था जो जनता की नुमाइंदगी करती है, रिप्रेजेंटेशन करती है, ऐसी संस्था यदि कोई बिल लेके आती है और कानून बनाती है तो वो कानून सार्वजनिक होता है, सार्वभौमिक होता है। कई बार वो कानून यूनाइटेड नेशन बनाता है और कई बार ऐसे कानून किन्हीं किन्हीं देशों के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन वो जनता के द्वारा बनाए जाते हैं। तो स्पेस एक्टिविटीज बिल यानी कि अंतरिक्ष में जो गतिविधियां होंगी, ये कैसे तय होगा कि अंतरिक्ष भारत का अंतरिक्ष है, ये हिस्सा भारत का होगा? जैसे मैरीटाइम बाउंड्री में तो आप बता देते हैं कि इंडियन ओशियन है और ये इतना इतना हिस्सा जो है ये इंडिया की टेरिटरी में आता है, लेकिन अंतरिक्ष में कैसे बात करेंगे? चूंकि एक चुनी हुई सरकार है, इसलिए आपने देखा होगा कि इराक में फांसी की सजा हुई थी सद्दाम हुसैन को, तो वहाँ की जो अंतरिम सरकार बनी थी, इंटरिम गवर्नमेंट, उसके माध्यम से अमेरिका ने उसको फांसी की घोषणा करवाई, एक जज बनवाया गया और उसके बाद उसको फांसी की सजा हो गई तो उसको टांग दिया गया सार्वजनिक रूप से। किसको? सद्दाम हुसैन को। तो एक राष्ट्राध्यक्ष को भी फांसी दी जा सकती है चुनी हुई सरकार के माध्यम से, यानी कि ये सब चीजें वैलिड हो जाती और इनको वैलिडिटी मिल जाती है। इसका मतलब अंतरिक्ष में कभी कोई युद्ध हुआ या कोई सैटेलाइट का क्रॉस हुआ या कोई इस प्रकार की घटना हुई तो उससे संबंधित जो नियम जिन लोगों ने बना रखे हैं, जैसे यूएस ने अपनी पार्लियामेंट में बना रखा है, हमने अपनी जगह बना रखा है, तो उन कानूनों के तहत कार्यवाही होगी। कुछ समझ में आ रहा है? इसलिए आपने देखा होगा कि ये जो एक्ट बनते हैं, जब हम संविधान का विकास देखते हैं तब क्या देखते हैं कि 4 लोगों की काउंसिल थी, गवर्नर जनरल की, और उसको हम बोलते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। क्या बोलते थे? काउंसिल एक्ट बोलते थे ना। वो भारत की जनता की तरफ से वो 4 लोग कानून बना रहे थे और वो कानून आज भी लागू होता है अगर उसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ है तो। जैसे आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, ये सब 1860 के बने हुए, तो भी हम लोग उनके द्वारा शासित होते हैं, जबकि वो तो 4-5 लोगों ने बनाए थे। तो हम क्यों माने उसको? भारत की जनता ने तो उसमें हाथ खड़े नहीं किए थे, या हमारे सांसद तो उस समय में नहीं थे, या संविधान सभा भी नहीं थी, फिर हम उस कानून को मानने के लिए बाध्य क्यों है? क्योंकि जो भी मानव जाति के द्वारा संवैधानिक संस्था बना दी गई थी, कानूनी संस्था बना दी गई थी, और उन्होंने यदि कोई कानून बना दिया है तो वो पूरी मानव जाति या उस टेरिटरी के नागरिकों के ऊपर वो लागू होता है। कुछ समझ में आ रहा है?
इसलिए आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बिल, आधार बिल और ये सब बिल जो है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे बिल हैं। कल से अगर ये एलियंस वाला चीज़ प्रूव हो जाता है तो एलियंस के ऊपर और इसके ऊपर भी बिल लाना पड़ेगा कि दूसरे ग्रहों के, दूसरे प्लेनेट के साथ अगर हमारे लोग आने जाने लगे तो उसके लिए भी तो रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे। चंद्रमा पे यदि वाकई में आवागमन संभव हो पाया, मार्स पे हो पाया, तो फ्यूचर में हमको ऐसे बिल देखने को मिलेंगे जो मार्स की नागरिकता देंगे, जो मून की जो एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर मान्यता देंगे, नागरिकता देंगे। और वहाँ अगर कोई क्राइम हुआ तो वो फिर किस थाना क्षेत्र में होगा आया ना समझ, जुरिस्डिक्शन एरिया क्या होगा, तो कुछ समझ में आ रहा है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अपने बिल हैं। जैसे सरोगेसी वाली पहले बात नहीं होती थी, तो आप लोगों को उन बिल की लिस्ट बनानी है जो संविधान, जो हमारे पार्लियामेंट में लंबित हैं और जो एक्ट बनने जा रहे हैं, जो कानून बन गए हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रभावित करते हैं। ऐसे कानूनों की लंबी संख्या होगी आने वाले समय में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे आएगा, फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, सरोगेसी वाला आएगा क्योंकि सरोगेसी मदर वाली चीज़ें आने लगी हैं। अब किडनी ट्रांसप्लांट और इन सब चीज़ों के ऊपर भी, ऑर्गन डोनेशन और इनके ऊपर भी आएगा, इनके ऊपर भी क्राइम होने लगेंगे। आपने कुछ मूवीज देखी होंगी ना ऐसी, जिनमें ऑर्गन डोनेशन के ऊपर बहुत सारी समस्याएं होती हैं, है ना, लोग जबरदस्ती ऑर्गन्स निकाल लेते हैं। अब ऐसे लोगों, अब मान लीजिए किसी ने हत्या तो नहीं की, लेकिन जबरदस्ती कोई किसी का ऑर्गन निकाल ले बेहोश करके, तो इसके ऊपर कितने साल की सजा होगी। ये अलग तरह के क्राइम हुए ना। धोखाधड़ी, रुपए की धोखाधड़ी वाला कानून यहाँ लागू नहीं हो सकता, ये शरीर के साथ धोखाधड़ी है, 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा वाला क्राइम है। आप इसको ये नहीं कह सकते इसने 1 करोड़ रुपया छीन लिया, वो वाला इस पे लगा दो। तो ये सब फ्यूचर है, हमारा कानून भी बदलेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो चीजें बदलेगी उसके साथ साथ कानून भी बदलेगा। पहले आधार बिल, जब बायोमेट्रिक वाला बात नहीं थी, जब आप अपना आइरिस और अपना फिंगरप्रिंट और ये सब चीजें दे नहीं रहे थे उनको, तो फेस रिकॉग्निशन भी नहीं करवा रहे थे, तब तक आधार कार्ड के साथ ये सब समस्याएं नहीं थी। लेकिन फिर प्राइवेसी वाली बात आ गई। अब डीएनए वाला बिल जो है, अगर हर आदमी का डीएनए अगर सरकार के पास होगा तो उसका कितना दुरुपयोग हो सकता है। और ये जैसे जियो वाले ने आप सबका आधार ले लिया, अब वो कितना दुरुपयोग कर सकता है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये पेटीएम, क्रिप्टो करेंसी टाइप के लोग, पेटीएम, फोन पे, क्या क्या सब चल रहा है, सब भागेंगे एक दिन देश छोड़ के और आपका सबका पैसा लेके भागेंगे। ये सब भागेंगे, ये सब नीरव मोदी और मालिया ही हैं सब। इनके फ्रॉड भी आने लगे हैं सामने, क्योंकि ये कुकुर मुत्ते की तरह जो जिस तरह से उगे हैं ना इतने सारी एजेंसीज, ये लूटने के लिए है सब। और सबने मोदी के फोटो का उपयोग किया। मोदी को समझ में नहीं आया उस समय में, उन्होंने फोटो यूज करने दिया। अब वो पलट करके आएंगी चीजें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति प्राइवेट जो इस टाइप का आदमी होता है, वो अपना 200 करोड़ रुपया लेके 100 करोड़ करने के लिए नहीं आता, उस 200 का 400 और 4000 करोड़ करने के लिए यहाँ आता है। और आप अपनी जनसंख्या को लूटने के लिए उसको दे देते हो, तो इसका मतलब है कि इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारी 130 करोड़ की, अगर इसमें से 50 करोड़ भी किसी आदमी के चक्कर में पड़ जाते हैं और वो अगर सबसे 300 रुपए एक मोबाइल फोन के नाम पे ले लेता है ना, कि मैं आपको कलर फोन कितने में दूंगा, 300 रुपए में, है ना, एंड्रॉयड फोन दूंगा, स्मार्टफोन दूंगा 300 रुपए में। आप में से, हम में से किसी को अलाउ कर दे इस तरह से कि आप 100 रुपया थोड़ा कलेक्ट कर लो 10-20 करोड़ लोगों से, तो कितना हो जाएगा। 10 करोड़ लोगों से आपको 100 रुपया इकट्ठा करने के लिए इजाजत दे दी जाए तो कितना हो जाएगा आपके पास, हाँ, इतना पैसा हो जाएगा। तो ये इजाजत यदि प्रधानमंत्री दे देते हैं किसी आदमी को, इससे घटिया और क्या चीज हो सकती है। हर कोई आदमी ऐसे कैसे आपका फोटो यूज करके और हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा कर लेता है और फिर उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं देता, उसका ऑफिस भी बंद हो जाता है, वो वेबसाइट पे जाओ तो चलते नहीं वेबसाइट। ये तो बहुत बड़ा क्राइम है, ये तो बहुत बड़ा घोटाला है।
ये नुकसान है इस देश को। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नुकसान भी बहुत फास्ट होता है, इसलिए बिटकॉइन को उन्होंने वो कर दिया। और हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को उसमें मानते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है हमको बचाती है। सरकार उसको अपने इनिशिएटिव में लेके आ रही है। 4 चीज़ें बताई थी आपको, मशीन लर्निंग, IoT बताई थी ना फ्यूचर में सरकार की, कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इन चारों पे लिखने के लिए आने वाले समय में साइंस टेक में बहुत मिलेगा आपको। ICT के अंतर्गत आपको कुछ पढ़ना है तो ये पढ़ लेना। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें एक ये हैं 4 जो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। नेट न्यूट्रलिटी, नेट न्यूट्रलिटी एक क्वेश्चन हो जाएगा नेट न्यूट्रलिटी का। और एक BN कृष्णा कमेटी की सिफारिशें, रिकमेंडेशंस ऑफ BN कृष्णा कमेटी। और BN कृष्णा कमेटी की सिफारिशें किससे रिलेटेड थी? जो प्राइवेसी से रिलेटेड थी। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा होता है, जो हमारा बायोमेट्रिक डेटा होता है, उसकी सुरक्षा से रिलेटेड है। वो बायोमेट्रिक डेटा कितने लोगों के पास पहुंच गया अभी? हमने कहाँ कहाँ अंगूठे लगा दिए हैं? बैंकों में लगाए हैं, प्राइवेट बैंकों में लोन वालों ने ले लिए हैं और जियो वाले ने ले लिए। जियो वाले को इतना बड़ा समुदाय मिल गया, अब वो पैसे ले रहा है, सबसे ले रहा है ना। तो कितना बड़ा समुदाय मिला उसको? करोड़ों में, करोड़ों लोग मिल गए। और उसने दूसरे सब लोगों को खत्म कर दिया, दूसरे सारे जो कॉम्पिटिटर थे उनको खत्म कर दिया। 3 गुना ज्यादा है उसके पास। इंडिया में जो दूसरे लोगों के पास जितने कंज्यूमर है उससे 3 गुना ज्यादा अकेले जियो के पास है। ये रिवॉल्यूशन है, लेकिन ये निगेटिव भी है, एक व्यक्ति के हित में भी हो गया और उस व्यक्ति को पर्सनली सपोर्ट किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। ये भी एक नुकसान है कि आपने सामूहिक रूप से हमारी सरकारी एजेंसियों को आगे क्यों नहीं बढ़ाया इस तरह से। क्योंकि आप किसी एक व्यक्ति को जो है इतना ज्यादा फायदा, अब आप अपना कनेक्शन उसके माध्यम से आदी हो गए, अब आप रिचार्ज कराएंगे उसी को फायदा होगा। आप कहेंगे तो बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों से है ना। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, 100 रुपया 10 करोड़ लोगों से, 10 करोड़ लोगों से यदि 1 रुपया भी लिया जाए तो 10 करोड़ रुपया हो जाता है। तो फिर 100 रुपया होगा तो, और जिसके पास 30 करोड़ लोग हों तो उसके बाद रेगुलर इनकम कितनी हो गई? बहुत ज्यादा इनकम। उसमें से कई लोग ड्राफ्ट भी करते हैं तो भी कितनी इनकम है। और अब आप बंद भी कर दो स्कीम तो कितना वो कमा चुका है। और वो भी कैसे समय में, जब मंदी चल रही थी, ट्राई के रेगुलेशन थे और एक से एक सैटेलाइट इसरो के द्वारा छोड़े जा रहे हैं, स्ट्रेंथ बढ़ाई जा रही है, बैंडविड्थ बढ़ाई जा रही है, क्वालिटी बढ़ाई जा रही है, कॉल ड्रॉप होना बंद हो गए हैं, बहुत सारी चीजें हो गई। तब वो घटिया क्वालिटी का इंटरनेट और घटिया क्वालिटी की कॉल, वॉइस कॉल और घटिया क्वालिटी के सिस्टम वो यूज कर रहा है वो व्यक्ति। इस चीज को समझने की जरूरत है। बहुत बड़े बड़े स्कैम हैं ये, और ये सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है। और 5G आने वाला है, आप इधर लाईफाई ले आए, अब वो 3G की बात कर रहा है उस जमाने की, अब 5G का बोलबाला है। जब आप 1 Gbps ऊपर बात करेंगे और वो MBPS डेटा में आपको दे रहा है, तो वो जो क्वालिटी है वो बहुत घटी हुई क्वालिटी है। उस घटी हुई क्वालिटी में आपको सबसे महंगा पे करना पड़ रहा है, क्योंकि आप उसके मेंबर हैं। तो ये चीज फ्यूचर है। फ्यूचर में और लाइट फिडेलिटी जब आई है, वायरलेस फिडेलिटी से, वाईफाई से जब हम लाईफाई की तरफ आए हैं, तो क्वालिटी और इंक्रीज हुई है। तो आप इन सब पे लिखिएगा। तो कहाँ चला गया हमारा टेक्नोलॉजी वाला क्षेत्र? थोड़ा लीगल इश्यूज में चला गया और सोशल एथिकल इश्यूज में चला गया। यानी सोशल एथिक्स भी बनते हैं साइंस एंड टेक के साथ साथ, और वो कमजोर होते जा रहे हैं। और क्योंकि सरकार उसमें इन्वॉल्व हो रही है, और क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी, बिटकॉइन का भी बहुत जबरदस्त चल पड़ा था। अब आप उसका सोर्स पता नहीं लगा सकते, कौन व्यक्ति भाई, कौन अकाउंटेबल है इसके लिए, कौन चला रहा है। मैं तो बहुत पहले बोलता था, मेरे एक साथी ने 3-4 साल पहले कहा था कि कुछ बिटकॉइन ले लो, मतलब
बहुत अच्छा है। तो तात्कालिक रूप से उसको लाभ भी हुआ, बाद में तो और ज़्यादा हुआ था। तब तो वो बोले मैंने तो कहा था ना। फिर जब ये सब हो गया फिर मैंने कहा मैंने भी कहा था ना मैंने भी कहा था कि ये होगा, ऐसा होगा। रिजर्व बैंक ने डिनाई कर दिया हमारा, बोले हम कोई जिम्मेदार नहीं है, क्या हो रहा है हम नहीं जानते। वो तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भला हो कि हम लोग जो है ऐसी चीज़ों को जो है इन डिजिटल लेज़र और इन सब चीज़ों को पकड़ पाते हैं, या हम लोगों के पास में उसका एक सिस्टम डेवलप हुआ, हमारी सरकार उस पर ध्यान भी दे रही है। चलो ठीक है, हम साथ साथ सरकारें ध्यान भी दे रही हैं, और हम लोगों ने समय समय पे कमेटीज़ और कमीशन बना के उनकी रिकमेंडेशन भी ले ली है ना। लेकिन अभी भी जो एथिकल इश्यूज़ के लिए लड़ने वाले हैं, प्राइवेसी के लिए लड़ने वाली जो एजेंसीज़ हैं, ऐसे बहुत सारे एनजीओ हैं जो सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल किए हुए हैं। उन सारे एनजीओ के नाम भी इम्पोर्टेंट हैं, वो PIL कौन कौन सी हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं, जो लड़ रही हैं हमारी डाटा सिक्योरिटी के लिए, डाटा प्राइवेसी के लिए। क्योंकि ये जो डेटा जितना भी है ये सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। आधार के आपने देखे हैं, आपने जहाँ जहाँ से आधार बनवाए उन लोगों के IQ और उनके यहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम, और कौन कौन लड़के और कौन कौन आधार बनाते हैं। और कोई भी अब उस मैटर को अगर प्राइवेट को किसी को सेल कर दे तो उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है? वो कोई अधिकारी है, उसको क्या सस्पेंड कर दोगे, उस पर क्या जांच बिठा दोगे? कौन लोग कियोस्क खोल के बैठे हुए हैं। अब जाकर के उन्होंने कहा कलेक्ट्रेट में आधार बना करेगा, अब जाकर के उन्होंने कलेक्ट्रेट में, कम से कम पोस्ट ऑफिस को ही जिम्मेदार बना देते, किसी बैंक को बना देते, कोई एजेंसी तो होती। एक आदमी है वो मशीन लेके बैठा हुआ है, उसके यहाँ 3-4 लड़के काम करते हैं, वो सब आधार बनाते हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट लेते हैं, स्कैन करते हैं, फोटोकॉपी करते हैं, मनमानी फीस भी ले लेते हैं कई बार। और ऐसे पब्लिक को लोगों के हाथ में छोड़ दिया, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में छोड़ दिया। तो आधार साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक, बिना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार हो सकता था? नहीं हो सकता था। बारकोड सिस्टम, QR कोड सिस्टम, अब वो QR कोड पे चलता है पेटीएम, और वो अब वो आपका गोल्ड देता है, बोलता है गोल्ड है इसमें। अब मैंने तो आज तक किया नहीं इस्तेमाल, कुछ बच्चे बता रहे थे कि बोले अब पैसे नहीं, 10 रुपया आपका 10 रुपये का गोल्ड है, 0.00 जितना भी ग्राम है वो गोल्ड है। अब गोल्ड का क्या वैल्यू, क्या हो गया? वो गोल्ड किया क्यों उसने? क्योंकि अगर आपके 10 रुपये उसमें पड़े रहते बैलेंस में, तो क्या करता, आप 8 रुपये का दूध का पैकेट खरीद सकते थे, तो 2 रुपये रह जाते हैं। अब आप उससे कहें कि ये थोड़ा सा गोल्ड कुछ ग्राम आपके पास आएगा पॉइंट में, आप मुझे पैकेट दे दो, वो देगा नहीं, यानी आपको फिर करना पड़ेगा। फोन पे वाला वो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। देखो जो भी चीजें अजीब है ना, कि कैशबैक आ रहा है, ये सब चीजें बंद होंगी और ये सब रुलाएंगी लोगों को। ये चीज ध्यान रखिए, शॉर्टकट कभी नहीं होता पैसा कमाने का, ध्यान रखिए। जिस भी शॉर्टकट में आप फंसोगे, ये कितना एडवर्टीजमेंट आता है पेटीएम का, 2 साल तक 1.5 साल तक कितना आ रहा था, 1-1.5 साल तो बहुत ज्यादा है, खास करके डिमोनेटाइजेशन वाले दिन से लेकर के कितनी पहले से तैयारी, यानी डिमोनेटाइजेशन के बारे में पेटीएम वाले को कितने पहले से बता दिया गया होगा। जिस दिन डिमोनेटाइजेशन रात में 12 बजे मोदी जी ने किया, 8 बजे बताया था ना, 8-9 बजे, और सुबह में सारे न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे पेटीएम का विज्ञापन था। ऐसा कैसे हो सकता है? कितना जल्दी विज्ञापन की स्पेस भी मिल जाए, सब न्यूज़पेपर वालों से बात बन जाए, सारे न्यूज़पेपर वाले अपना जो डिमांड नोट जो होता है उसका कुछ बोलते हैं, एक वो जारी कर चुके होते हैं 8 बजे के आसपास। 8 बजे वो तय कर लेते हैं शाम को कि फर्स्ट पेज पे कौन सा विज्ञापन जाना है, स्पेसेस सारी तय हो चुकी होती हैं। इतना तगड़ा मैनेजमेंट पेटीएम का था क्या? डेफिनेटली ये मिलीजुली साजिश थी, और वो तय किया गया पहले से, और ये सब चीजें हुई। और उस दिन से जो विज्ञापन आना शुरू हुए डिमोनेटाइजेशन वाले दिन से, आज तक नहीं रुके, उसके आते हैं। अब कम हुए हैं जब से उसके ऊपर 2-3 केस हुए, अभी तो 2-3 केस हुए हैं। लोगों को क्या है कि व्यक्तिगत रूप से लगता नहीं, किसी आदमी के 300 रुपये डूब जाए तो आदमी सोचता है चलो छोड़ो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि करोड़ों लोगों के 300 रुपये डूब रहे हैं तो कितने हो गए उसके पास। हम ये सोचते ही नहीं है, उसी का फायदा ये चले जाते हैं फिर विदेश, तो अच्छे खासे हो जाते हैं, 8-10 हज़ार करोड़, 50,000 करोड़, तो फिर रिटायरमेंट और मस्ती से स्विट्जरलैंड रहेंगे, कहीं और जगह रहेंगे, इंडिया में क्यों रहना फिर।
और रिटायर फिर कमाने की जरूरत भी नहीं है। और ये सब आम जनता का पैसा है, तो ये नुकसान है थोड़ा सा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग है। अब कोई आपको कैशबैक दे रहा है, अभी मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल देख रहा था, उस इलेक्ट्रिसिटी बिल के पीछे फोन पे का विज्ञापन है कि अगर आपका 1800 का बिल है तो 900 रुपया वापस आ जाएगा, यानी 900 रुपया ही आपको पे करना है, आप इससे कीजिए। क्यों? आपके वॉलेट में वो फिर पैसे नहीं मांगेगा, वो बोलेगा ना कि 10,000 मेंटेन करो, 9,000 मेंटेन करो, तब आप 1800 में से 900 वापस पाओगे। आ रहा ना समझ में? और जिस दिन आपके 6,000 बचेंगे वो लेके भाग जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? ये कैसे पता चल जाता है? ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सब चीज़ों में लगा हुआ है। आप सर्च कीजिए मोबाइल में, कोई होटल सर्च कीजिए, कहीं गूगल में कुछ सर्च कीजिए, फेसबुक में जो सर्च कीजिए, आपको उसी के मैसेज आने लग जाएंगे, आपके वॉलेट में पैसे आ जाएंगे। जैसे आपने मेक माई ट्रिप ट्राई किया, और मेक माई ट्रिप में जाकर के आपने ट्राई किया कि आपने कोई टिकट बनवा लिया, अब आप उसको पता है कि आप कितने दिन बाहर हो, और वहाँ पर रिटर्न टिकट भी आपने बनवा लिया, उसको पता चल गया कि आप इस तारीख को जा रहे हो और इस तारीख को आने वाले हो। अब वो आपको प्रलोभन देगा कि आपको हम एक सस्ता होटल देंगे, ठीक है, और आपके वॉलेट में पैसे डाल देगा वो कि ये आपके खर्च करने के लिए पैसे हैं, लेकिन ये आपको इस तारीख से पहले खर्च करना है, जो आपकी लौटने की तारीख है ना उससे पहले। अब आ रहा समझ में? उसकी लास्ट डेट दे देगा। फिर क्या होगा कि आप उसको खर्च करने जाओगे तो जो चीज 3,000 की वो 7,000 में टिकाएगा आपको, और उसको वो 3,000 पे करेगा मेक माई ट्रिप वाला, और आपको आपसे ले लेगा 7,000 रुपये, और आपको कितना फायदा दिया उसने? 2,000 रुपये का। बीच में 2,000 रुपये उसने कमा लिया। हम सोचेंगे हमने 2,000 रुपये इसके निपटा दिए, वो आपके निपटा दिए उसने 2,000 रुपये। ये सब टेक्नोलॉजी का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये दुरुपयोग हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये दुरुपयोग हो रहा है। तो आपके फोन में जो भी आप सर्च मारोगे, जो भी टिकट बनवाओगे, जो भी गतिविधि करोगे, उसके इर्द गिर्द के विज्ञापन, उसके इर्द गिर्द का मार्केट, वो सब आपको लूटने के लिए टूट पड़ेगा। उससे रिलेटेड प्रलोभन, ऑफर, आप क्या पसंद करते हो, आप क्या चीजें करते हो, वही चीजें उसके आसपास घूमती हुई दिखाई देती है। आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, नहीं किया तो एक आध बार चोट खाओगे समझ में आ जाएगा, लेकिन ये सब चीजें होती है। तो इसके ऊपर सरकार की कोई गतिविधि का आज तक कोई बिल आया है? अब इसका बिल आना चाहिए, पर संसद, किसी सांसद महोदय को आवश्यक तो लगे, या किसी पार्टी के अंदर ये मत तो बने पहले कि इसके बारे में रेगुलेशन करो। ये तो खुलेआम लूट रहे हैं हजारों में, और एक एक आदमी से 2-2 हज़ार रुपए लूटेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे ये लोग, और कितना कितना करोड़ों रुपया इनके पास होगा। तो जो तुच्छी सी कंपनियां थी छोटी छोटी, जिनको अपने ऑफिस के लिए कोई मकान किराया नहीं देता था, आज उनके ऑफिस देखो कितने मंजिला ऑफिस हैं, और 2-2, 3-3 साल में कितना ग्रो किया उन्होंने। पेटीएम का ऑफिस देखो, उसका मैनेजमेंट देखो, ये जो जितने जो लोग हैं, ये कितने बड़े लोग हो गए, कैसे हो गए? ये सोशल एथिक्स और ये लोगों में जागरूकता की कमी, यानी हमको टेक्नोलॉजी के हवाले तो कर दिया, और अब 5G के हवाले करने जा रहे हैं, और तेज दे देंगे। हम सब लोगों के पास स्मार्टफोन आ गया, लेकिन उससे बचाव के तरीके, उसके कानून हमारे संसद ने नहीं बनाए, न हमारी पुलिस अभी इस तरह के क्राइम के बारे में जानती है। पुलिस वाले को पता ही नहीं कि ये भी कोई क्राइम हो सकता है, उसको समझ में ही नहीं आएगा। हमारे जज उसके ऊपर निर्णय सुनाने की स्थिति में नहीं है, जुडिशरी उसके लिए तैयार नहीं है, और संसद जो है वो कानून बनाने की स्थिति में नहीं है। और जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं और सीए टाइप के लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंट्स वगैरह, वो ट्रेडिशनल टैक्सेशन सिस्टम और वो सब पढ़ते हैं, उनको ये सब चीजें नहीं पता। इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बहुत ब्रॉड कंसेप्ट में पढ़ना पड़ेगा, और ये सब आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तब ये सब बहुत इश्यूज होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। आज भी फेसबुक और गूगल के ऊपर कितने कितने जुर्माने अभी हमारी सरकार लगा रही है, लगाना भी चाहिए, बहुत पैसा है उनके पास, दे सकते हैं वो। और इतना पैसा है कि हमारा पूरा जितना भी जो फिस्कल डेफिसिट और सब है ना, सब बराबर हो सकता है, सारा कर्जा उतर जाए इंडिया की गवर्नमेंट का, इतना पैसा अकेले गूगल के पास।
गूगल और फेसबुक के पास कई देशों की पूरी जीडीपी नहीं है, उससे ज्यादा पैसा है, $1 ट्रिलियन का, और इतना बिजनेस है उनका, लेकिन उनके ऊपर अंकुश नहीं है। खुद यूएस की गवर्नमेंट का नहीं है, यूएस गवर्नमेंट का भी उसके ऊपर अंकुश नहीं है, और हम लोग उसके हवाले हैं। और खास करके इंडिया जैसा डेवलपिंग कंट्री पूरी तरह से उन दो एजेंसी गूगल और फेसबुक उनके हवाले है पूरा। हम सबका डेटा, हम सबकी प्राइवेसी, हम सबकी जानकारियां, हम सबके लूप होल्स, हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, कैसा हमारा सामाजिक दृष्टिकोण है, कैसा राजनीतिक दृष्टिकोण है, किसको कैसे मार्केट में बेचा जा सकता है, हमारी भावनाओं को भी मार्केट में बेचता है, हमारे धर्म को भी मार्केट में बेचा जाता है। आप नहीं जानते कि चाइना ने जो है कैसे हमारी आवश्यकताओं की सारी चीजें बना ली, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। उसने सोशल मीडिया से, इनसे सब चीजों से हमारी सब चीजें जान ली, बहुत डेप्थ में जान ली। वो कोई ऐसे फाइयान और वेंसान थोड़ी आए थे कि वो आकर के सब यहाँ सर्वे करके गए हों। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो स्वरूप मैं आपको बता रहा हूँ, ये फ्यूचर का बहुत ही बड़ा चैलेंज है। और जिन चीज़ों को अभी तो हम रोबोटिक्स में एक सोफिया है हमारे पास मानव वाला, और अभी हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं गए हैं, लेकिन जब हम रोबोटिक्स में और उसमें बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे, तो आपने 2.0 मूवी देखी है, तो कहाँ तक वो जा सकता है और क्या स्वरूप है उसका, वो आपने थोड़ा सा उसमें एक झलक देखी होगी। तो रोबोटिक्स का बहुत बड़ा भविष्य है भारत में, ठीक है। सुपर कंप्यूटर्स की कुछ बात करते हैं, थोड़ा सा एथिकल वाला ज़्यादा हो गया। सुपर कंप्यूटर्स की भारत के जितने भी फील्ड हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, चाहे वो इसरो हो, इसरो ने भी अपना एक सुपर कंप्यूटर बनाया हुआ है, सागा 220। अब हम टेराफ्लॉप में बात नहीं करते, हम पेटाफ्लॉप में बात करते हैं, पेटाफ्लॉप्स में बात करते हैं। हमारी स्पीड का लेवल कहाँ तक पहुँच गया, पेटाफ्लॉप्स। दुनिया में हम कई मामलों में चौथे नंबर पे हैं, और सुपर कंप्यूटर की स्थिति में टोटल फ्लॉप्स के मामले में अगर हम बात करें तो हम लोग 11वें नंबर पे हैं पूरी दुनिया में। बाकी सुपर कंप्यूटर की स्पीड के हिसाब से देखें तो हम लोग चौथे नंबर पे, 4th। और सीडेक के ऊपर 300 वर्ड में लिखिएगा, बहुत अच्छा मैटर है। सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो क्वांटम कंप्यूटिंग पे भी काम कर रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग पे भी काम कर रहा है, नेटवर्किंग पे भी है, बहुत सारी चीज़ों पे सीडेक ने काम किया है। और सीडेक सरकार के लिए पुणे हेडक्वार्टर पुणे, सीडेक। और जो परम सीरीज आपने देखी थी सुपर कंप्यूटर्स की, पूरी परम 8000 से लेके बाद तक जितने भी परम सीरीज के कंप्यूटर, सबसे लेटेस्ट है परम ईशान। अलग अलग सेक्टर के लिए परम ईशान गुवाहाटी में, IIT गुवाहाटी में उसका इनॉग्रेशन हुआ है, और प्रकाश जावड़ेकर ने पिछले साल इसका इनॉग्रेशन किया था। तो इसका उद्देश्य जो है उस एरिया में, जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, वहाँ पर डेटा कलेक्ट करना। और ये एडवांस कंप्यूटिंग के फील्ड में प्राइवेट सेक्टर का भी हम लोगों ने एका एक कंप्यूटर है जो सुपर कंप्यूटर है, और टाटा सन्स ने बनाया हुआ है, और ये ह्यूलेट पैकार्ड के लिए, HP के लिए, HP के असिस्टेंस में बनाया एका। तो अगर आप सुपर कंप्यूटर्स की बात करें तो सबसे लेटेस्ट वाले जो सुपर कंप्यूटर हैं, जो अभी आपने प्रत्यूष एंड मिहिर, ये सब नाम से लगते हैं हमको, नाम के आधार पे हम लोग बात कर रहे हैं। प्रत्यूष और मिहिर दुनिया के सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर में से। इनके ऊपर नोट्स बनाइएगा छोटा छोटा, 2-2, 3-3 लाइन में इसके ऊपर लिखिएगा। तो परम सीरीज, परम युवा सेकंड, परम शावक, परम ईशान, ये सब परम सीरीज के कंप्यूटर हैं। ये कुछ रूम्स और हॉल्स में ऐसे क्रिएट किए जाते हैं, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी और उसकी स्पीड फ्लॉप्स में होती है।
ठीक है, तो फ्लॉप्स का फुल फॉर्म लिख करके फिर बाद में आप उसके, जब हम इस तरह से बात करते हैं ना MBPS और, तो गीगा फ्लॉप्स, मेगा फ्लॉप्स, गीगा फ्लॉप्स, इस तरह टेरा फ्लॉप्स और TB और फिर पेटा फ्लॉप्स तक। तो इतना, यानी कि बिलियंस में, बिलियंस जो है उसके रिपीटेशंस हो जाएंगे 1 सेकंड में, इतनी स्पीड। तो ये आपको जो है इसको पढ़ना चाहिए, इसके नोट्स बनाना चाहिए सुपर कंप्यूटर्स के। और सुपर कंप्यूटर का हर विभाग में योगदान है। DRDO के अपने सुपर कंप्यूटर हैं, जो एटॉमिक एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं उनके पास अपना सुपर कंप्यूटर है। डिफेंस रिसर्च वालों का हो गया, इसरो का हो गया, बायोटेक्नोलॉजी के लिए अपना एक जो सुपर कंप्यूटर है, CSIR वाले अपने सुपर कंप्यूटर रखते हैं। अब सुपर कंप्यूटर्स जो हैं सेल भी होते हैं, अगर किसी एजेंसी को जरूरत है, तमाम IIT अपने अपने सुपर कंप्यूटर रखे हुए हैं, अधिकांश IIT के पास है सुपर कंप्यूटर्स। ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जिनके पास अपने सुपर कंप्यूटर हैं। इसके अलावा बहुत प्राइवेट सेक्टर के लोग भी अपने पास रखते हैं। तो अब प्राइवेट और पब्लिक दोनों कामों के लिए सुपर कंप्यूटर्स अवेलेबल है। तो सुपर कंप्यूटर्स की जरूरत सामान्य लोगों को नहीं पड़ती, जहां डेटा प्रोसेसिंग बड़े लेवल पे करना होता है। तो विक्रम साराभाई सेंटर ने, इसरो ने अपना एक सुपर कंप्यूटर खुद का बना लिया, ठीक है। तो कुछ अपना सुपर कंप्यूटर भी बनवा रहे हैं, लेकिन CDEC एक सरकारी संस्था थी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। जब आप इसके डिटेल में जाएंगे और उसके एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे तो आपको लगेगा कि इसने किसी फील्ड को छोड़ा नहीं है। उसने हमारे यहाँ जो मेंटली डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए भी काम किया है, उनके लिए भी सुपर कंप्यूटर और बहुत सारे ऐसे अपरेटस बनाते हैं। हेयरिंग एड बनाते हैं, सोहम, आपने देखा होगा, वो पढ़ा नहीं 4 ईयर वाला डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट का। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पे जाकर के, डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाकर के, वहाँ 4 ईयर के अचीवमेंट का एक डॉक्यूमेंट आपको बताया था। 4 ईयर का अचीवमेंट मोदी सरकार ने अपने 4 साल के कार्यकाल के बाद प्रचार करने का सोचा, तो लगभग सभी डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट पे, सभी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे 4 साल के डेवलपमेंट के एक डॉक्यूमेंट निकाले हैं। उन्होंने प्रचार स्वरूप निकाले, लेकिन आपके लिए वो अच्छा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला मैटर है, तो आपके लिए अच्छा मैटर हो गया नई सरकार का। उन्होंने दिया है उसमें, मैंने आपको बताया था, वो सांबा मसूरी बताया था, जब आप बायोटेक पढ़ रहे थे तब बताया था ना। विवेक वन मेज की एक स्पीशीज है, सांबा मैसूरी है चावल की स्पीशीज, भूल गए? डायबिटिक लोगों के लिए चावल बनाया ना, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला, सांबा मैसूरी। विवेक वन मेज की एक वैरायटी है जो हिली टेरेन में उगाई जाएगी। बायोटेक किसान, स्मार्ट फार्मर्स, महिलाओं को, महिला किसानों के लिए अलग से ऐसी स्कीम्स है बायोटेक की। बायो प्रहार पेस्टिसाइड है, बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में आप वहां जाकर के देखेंगे तो पेस्टिसाइड। तो ये 4 ईयर अचीवमेंट्स वाले डॉक्यूमेंट जाकर के आप देखेंगे तो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो सारा मैटर मिल जाएगा ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, और ये अचीवमेंट्स मिल जाएंगे। तो सुपर कंप्यूटर्स के ऊपर एक 300 वर्ड लिखिएगा, फिर CDEC के ऊपर 300 वर्ड लिखिएगा, और छोटे छोटे जो एक श्रुति और दृष्टि करके, एक श्रुति और दृष्टि भी जो है CDEC ने बनाया है, ये सुनने वालों के लिए और देखने वालों के लिए, जो देख नहीं सकते और सुन नहीं सकते उन लोगों के लिए, ठीक है, देख सुन नहीं पाते उन लोगों के लिए श्रुति और दृष्टि। अब ये सारे नाम आपको लगते हैं जैसे किसी के नाम हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, ये प्रोग्राम है। इसके अलावा सरकार का साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है अटल इनोवेशन प्रोग्राम, अटल इनोवेशन मिशन, एम, अटल इनोवेशन मिशन, एम। उसमें किरण करके एक प्रोग्राम है, नॉलेज इनिशिएटिव और फुल फॉर्म है उसका,
एक वो उसको लिखिएगा किरण। एक मेंटोर इंडिया, मेंटोर इंडिया प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, जिसमें 900 लैब्स को सिलेक्ट किया गया स्कूल्स की, और उसमें इंडिया में जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या एकेडमिशियंस हैं या प्राइवेट सेक्टर के और लोग हैं या और ऐसे लोग जो टीचिंग करते हैं या लोगों को जानकारी देना चाहते हैं, मेंटरिंग करना चाहते हैं, वैसे लोग इन 900 प्लस चीज़ों से जुड़ करके, लैब से और इनसे जुड़ करके मेंटरिंग करने का काम करेंगे। तो ये और पब्लिक पार्टिसिपेशन मांग रहे हैं, जैसे स्वच्छता में मांगते रहते हैं मोदी जी, वैसे मेंटरिंग में भी मांग रहे हैं कि आप अपने क्षेत्र के अगर बहुत प्रख्यात व्यक्ति हैं, जानकार आदमी है, तो मेंटोर इंडिया के प्रोग्राम के तहत आइए, और अटल इनोवेशन प्रोग्राम के तहत ये सब चीज़ें चल रही हैं। HRD मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो बहुत वास्ट फील्ड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ये सुपर कंप्यूटर्स तक भी जाता है, एनर्जी लेवल तक भी जाता है, तमाम एनर्जी की बात होती है, और फ्यूचर की एनर्जी के लिए बात होती है। सरकारी क्षेत्र में जो साइंस एंड टेक का उपयोग होता है उसकी बात होती है, फिर अंतरिक्ष तक जाता है, फिर डिफेंस तक जाता है, फिर एटॉमिक एनर्जी के बारे में बात होती है, फिर बायोटेक में आता है, और फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICTs, इनके अंदर बात होती है, और इनके इम्पैक्ट हमारे ऊपर। ये सब तो केवल टेक्नोलॉजी वाली बात हुई, इंस्ट्रूमेंटल बात हुई, वो बात हुई, इनके इम्पैक्ट, एप्लीकेशन, और फिर उनसे जुड़े हुए लॉज, ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड लॉज हैं वो भी, एक्ट, और नए नए कौन कौन से बिल प्रस्तावित हैं जो संसद में बहस चल रही है ये, और फिर इनके एथिकल और सोशल इश्यूज। तो तब समझ में आता है ना कि ये पूरा एक सिस्टम जो मिलकर के ये बनता है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको कहीं पे भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में केमिकल फार्मूला तक, स्ट्रक्चरल फार्मूला तक, या उसके प्रिंसिपल, जब हम सिद्धांतों में चले जाते हैं तो वहां तक आपको नहीं जाना है। आपको सिद्धांतों तक नहीं जाना है, आपको चैलेंजेस तक जाना है, इश्यूज तक जाना है, और मिटिगेशन प्रोग्राम और उसके लिए जाना है, और मानव के वेलफेयरिस्टिक अप्रोच के लिए कहाँ कहाँ तक उनको यूज किया जा सकता है, कल्याणकारी स्वरूप के लिए कहाँ कहाँ उपयोग किया जा सकता है, मानव का कल्याण कहाँ पर है। तो अधिकांश जगह वो डिजास्टर मैनेजमेंट में काम आते हैं। तो जैसे इसरो है तो अधिकांश जगह वो डिजास्टर मैनेजमेंट में काम आता है, कहीं वो अर्ली वार्निंग सिस्टम के तौर पे काम करता है। अधिकांश जो सीडेक वाली जो चीजें हैं वो भी अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत सुपर कंप्यूटर को हम लोग यूज करते हैं। वेदर फोरकास्टिंग, ये प्रत्युष और मिहिर जो है वो वेदर फोरकास्टिंग के लिए है सुपर कंप्यूटर। और जो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, जो डिजास्टर होते हैं, उनके लिए जब हम लाइटनिंग की बात करें, कहीं बिजली गिर रही है, कहीं अर्थक्वेक आ रहा है, सुनामी हो रही है, ड्रॉट है, फ्लड है, ये जो सारे एरिया में जो प्रॉब्लम आती हैं, और क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में तो हमको वहीं सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, तो हम लोगों को कभी अधिकारी बनने के बाद जरूरी नहीं कि हम यहीं मध्य प्रदेश में ही अधिकारी बनेंगे, हम केरला में भी बन सकते हैं। केरला में कितनी ज़बरदस्त बाढ़ आई थी अभी, तो हमको सीडेक की मदद लेना पड़ सकती है। सीडेक पुणे को सीधा फ़ोन लगाना पड़ सकता है कि हमारे लिए ये वाला डेटा प्रोसेस करके दीजिए, ये वाली चीज़ करके दीजिए। आपका कंप्यूटर तो बहुत स्लो है, ये कब करके देगा? वो अपने सुपर कंप्यूटर के माध्यम से आपको बहुत सारी मदद करेंगे। नेटवर्किंग आपको वहाँ से लेनी पड़ सकती है। क्लाउड कंप्यूटिंग का कितना ज़माना है आजकल। आपका सीधा सीधा एक सिंपल एग्जांपल, गूगल ड्राइव। अब थोड़ा सा भी ज़्यादा डेटा होता है वो गूगल ड्राइव में चला जाता है और बोलता है कि नहीं, हम आपका सीधा इतना नहीं डेटा वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। फिर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, TOT, एक इसके ऊपर लिखिएगा। अब देखिए कि सब जगह जो टेक्नोलॉजी एक जगह जो ओरिजिन हो गया है किसी टेक्नोलॉजी का, तो उसका दूसरी जगह पहुंचना भी ज़रूरी है। इसलिए आप देखते हो कि वो सेल करता है, ट्रांसफ़र करता है। टेक्नोलॉजी को क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है। हम लोगों ने भी बोरो किया ना, बोरो टेक्नोलॉजी बहुत सारी हमारी। इंडिजिनाइजेशन एक अपने आप में एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है। आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस देखा अपना, उसमें लिखा है इंडिजिनाइजेशन। इंडिजिनाइजेशन का मतलब हमारा स्थानीय उत्पादन, स्थानीय तौर पे हम लोगों ने क्या क्या किया है। तो हम जो टेक्नोलॉजी कई बार अपनी मानने लगते हैं, जैसे तेजस को मानने लगते हैं, कावेरी इंजन को मानने लगते हैं,
कई बार हम क्रायोजेनिक इंजन को अपना मानने लगते हैं। जब हम GSLV Mark III की बात कर रहे थे तो लास्ट में जाकर के वो क्रायोजेनिक हो जाता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, देन क्रायोजेनिक, 3 स्टेज। तो वो जो क्रायोजेनिक है वो भी हमने रशिया से लिया था, बाद में हमने अपना खुद का क्रायोजेनिक बना लिया, तो अब हम उसको इंडिजिनस की बात करने लग गए। लेकिन ऐसा नहीं है, इंडिजिनस नहीं है पूरी तरह से, वो बोरोड है, लेकिन अब हमारा इंडिजिनस हो गया। कावेरी इंजन में भी हमने US से लिया था, है ना। तेजस हेलीकॉप्टर, लॉयड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, LC हेलीकॉप्टर्स जो है, ध्रुव हेलीकॉप्टर जो है, तो जो चीज़ें हम लोगों ने की है DRDO के माध्यम से और हम लोगों ने खुद बनाया है बहुत सारी चीज़ें, तो वो हमने कॉपी किया है। हमारे यहाँ कोई छोड़ दे, ये तो मैंने आपको कहा था रफाइल को छोड़ दे थोड़े दिन, तो हम कॉपी कर लेंगे, जरूरत ही नहीं है आपसे रफाइल खरीदने की। इसीलिए तो वो HAL को नहीं दे रहे, HAL वो अपना ही बना देता है वर्जन, इंडियन वर्जन बना देता है उसको, बहुत आसानी से कॉपी कर लेते। हमने बहुत सारी चीज़ों की कॉपी कर ली, अपना खुद का कर लिया। तो इंडिजिनाइजेशन तो पूरी तरह से नहीं है, टेक्नोलॉजी तो हमने बोरो की है, लेकिन वो फिर बाद में हम लोग अपना करने लगे हैं। तो ये चीज़ भी जो है आपको इंडिजिनाइजेशन के नाम पे लिखनी पड़ेगी। लेकिन इसमें एक लो बजट इकोनॉमी वाले, यानी हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए क्या ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, TOT, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है, डिबेट का विषय भी हो सकता है। और भारत जैसे देश के लिए बहुत ज़रूरी है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, जो हम थोरियम के मामले में भी मांग रहे हैं, है ना। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, बार बार फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 2 बार पूछ चुका है UPSC, प्रीलिम्स में भी आता है। क्यों? क्योंकि थोरियम हमारे पास है, मोनाजाइट, केरला में मोनाजाइट पर्याप्त मात्रा में, और यदि हम थोरियम यूज़ करने लग गए और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हमने उस बेस पे कर दिया तो हमारा काफ़ी कुछ समस्याएं समाप्त हो गई। तो एनर्जी के मामले में अगर हमको ठीक होना है तो ये करना पड़ेगा। दूसरा, एरियल सर्वे और वो जो चीज़ें होती हैं, फिर कुछ प्रोजेक्ट हमारे गूगल के साथ हैं, जैसे लून प्रोजेक्ट, लून जो है सवाल आया था शायद 2016 में या 15 में क्वेश्चन आया था, प्रोजेक्ट लून। वो एक बैलून है जो गूगल ने छोड़ा हुआ है और वो वहाँ से आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी देता है। कहाँ पर? रिमोट एरियाज में। रिमोट एरियाज में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए ये सारी सुविधाएं देते हैं। अभी हमने जो नया सैटेलाइट छोड़ा है GSAT-29, उसकी क्या विशेषता है? ये फिर कम्युनिकेशन के लिए रिमोट एरियाज में। GSAT-19 GSLV Mark III D1 से जो किया था हमने 19, और GSLV Mark III D2 से किया था हमने GSAT-29। ये दोनों के ऊपर नोट लिखिएगा, GSAT-29 एंड GSAT-19। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी इंटरव्यू में पूछा है 2-3 दिन पहले MPPS से। GSLV Mark III D1 और D2, 17 में D1 था, अभी D2 है 18 में, नवंबर 18 में D2 था। GSAT-29 नोट्स बनाइएगा इनके। और ये चीज़ें जब आप सर्च करने जाएंगे तो आसपास अब बहुत सारी चीज़ें विकिपीडिया में और गूगल में आपको दिखेंगी, तो उससे आपका पूरा एरिया कवर हो जाएगा। तो आज हम ये साइंस टेक का यहीं एंड करेंगे, और ये तो अंतहीन सिलसिला है, चलता रहेगा, ठीक है, कभी ख़त्म नहीं होगा। फिर भी हम रोज़ कुछ पढ़ाएंगे, तब उसमें इन सब चीज़ों को कहीं न कहीं लेंगे। लेकिन कल हम IPR की बात करेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR रिजिम्स, वो वाला टॉपिक। अब एक छूट गया है साइंटिस्ट, हमारे इंडिया के एमिनेंट साइंटिस्ट, तो उसमें थोड़ा सा आप लोग ये कर सकते हैं, एमिनेंट साइंटिस्ट वाले में 3 कैटेगरी में उनको डिवाइड कर सकते हैं। हमारे यहाँ के एंशिएंट साइंटिस्ट को हमको नहीं लेना है, वो तो बहुत सारे हैं, आर्यभट्ट से लेकर के भास्कराचार्य, और वो बहुत लोग हैं, उनसे तो हम लोग एंशिएंट में नहीं जाना चाहते। मॉडर्न साइंस में फाउंडिंग फादर्स, सबसे पहले फाउंडिंग फादर्स कौन कौन, जिन्होंने फाउंडेशन डाली है, जैसे इसरो के फाउंडर, DRDO के फाउंडर, फाउंडर्स में चले जाइए, होमी जहांगीर भाभा टाइप, भाभा रिसर्च वाले। तो ऐसे लोग जो फाउंडिंग है, जैसे हम विक्रम साराभाई को जानते हैं, ठीक है, होमी जहांगीर भाभा को जानते हैं, ऐसे साइंटिस्ट
जो हरगोविंद खुराना है, जो फाउंडर टाइप के लोग हैं, और एक नोबेल लॉरिएट और प्राइज होल्डर लोग जिन्होंने प्राइज लिया है, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज मिला है, या जिनको हमने पद्म विभूषण दिया है या भारत रत्न दिया है, ऐसे साइंटिस्ट, CNR राव टाइप, CNR राव है ना। इसके अलावा कुछ और एमिनेंट साइंटिस्ट हैं जो चेयरमैन रहे हैं, जैसे इसरो के चेयरमैन रहे हैं, कस्तूरी रंगन रहे हैं, या अब्दुल कलाम रहे हैं, है ना, और अब्दुल कलाम DRDO में रहे हैं। तो इस तरह के जो एमिनेंट साइंटिस्ट हैं मॉडर्न वाले, सतीश धवन है, राजा रमन्ना है, इन सब की लिस्ट जो है बना करके उनके बारे में कम से कम 50-50 100 शब्द लिखिएगा। और केवल बायोग्राफी नहीं, उनका अचीवमेंट, उन्होंने किस फील्ड में किया, क्या उनका स्पेशलाइजेशन था, क्योंकि ये सिलेबस में है आपके, अभी तक पूछा नहीं है उसने, लेकिन सिलेबस में डाला हुआ है एमिनेंट साइंटिस्ट और इंडिजिनाइजेशन। और फिर अगला जो है IPRs। तो कल IPRs की बात इसलिए करना पड़ती है साइंस टेक वाले में, क्योंकि साइंस टेक ही इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और यहीं से प्रोडक्शन होता है, यहीं हम कुछ किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, फिर उसकी मार्केटिंग होती है, तो मार्केट में वो चीज़ बिकती है, तो दावा ठोकते हैं लोग कि ये हमारा पेटेंट है, ये हमारा कॉपीराइट है। तो किन किन सेक्टर में IPRs जो है वो काम करते हैं, कैसे करते हैं, WTO का ट्रिप्स और ट्रिम्स समझौता क्या था, तो ट्रिप्स एग्रीमेंट जो WTO में था उसके तहत हम लोग बात करेंगे कल। तो इसी देखा जाए तो साइंस टेक का ही अगला हिस्सा है और अंतिम हिस्सा है। और इसके बाद फिर आपका एक प्री का टेस्ट होगा सैटरडे को, साइंस टेक का, साइंस का, जनरल साइंस का लेंगे, साइंस टेक का तो प्री में है नहीं, तो प्री का जो टेस्ट होगा आपका सैटरडे का, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, साइंस का होगा, जनरल साइंस का, उसमें कुछ साइंस टेक के क्वेश्चंस होंगे। और नेक्स्ट वीक से जो हमारा चलेगा वो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, वो वाला हिस्सा चलेगा। और इसके साथ जितना भी होमवर्क आज मैंने आपको बताया है वो अगर आप कंप्लीट करेंगे तो साइंस टेक में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा वास्ट है, एक क्लास में इसको कंप्लीट नहीं कराया जा सकता, लेकिन फिर भी चलिए शांतिपूर्ण।